दुरूद शरीफ पढ़ लें। मार्च 2016 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2016, क्वेश्चन नंबर 8। जी पढ़ लें तो शुरू करूँ। एक नया प्लांट इंस्टॉल करना है और उस प्लांट का डाटा दिया हुआ है अगले साल का कि 1.5 लाख यूनिट्स बनाएंगे और इन 1.5 लाख की टोटल मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट बताएंगे। फिर आगे अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू यानी अमाउंट एंड क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में भी, यूनिट्स में भी फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर सी एस रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब सी एस रेशो 40%। और ये जो आगे बात लिखी है ये भी मैं सवाल सॉल्व करते हुए समझाता हूँ। तो सी एस रेशो दे दी 40%, ब्रेक इवन अमाउंट भी पूछी है, यूनिट्स भी पूछे हैं। तो कैसे होगा सवाल? फार्मूले लगा लेंगे या कोई एक लगा लेंगे और सेल प्राइस यूज़ करके दूसरा फाइन कर लेंगे। तो अब इसके लिए हमें चाहिए होगी टोटल फिक्स कॉस्ट और सी एस दी हुई है, तो उससे हम लोग ब्रेक इवन सेल अमाउंट निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहली तलाश टोटल फिक्स कॉस्ट की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग 16 ब्रेक इवन सेल अमाउंट में चाहिए और यूनिट्स में चाहिए। अमाउंट निकाल लेते हैं, बाद में उसको यूनिट्स में कर लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं पता, ढूंढ लेते हैं जी। मिलियन है तो मिलियन ही सही। चले ढूंढे जी टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ कहाँ है सवाल में। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन अ रेंट एट 1.8 पर एनम। फिक्स्ड है, रेंट आ गया 1.8। और पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर के
30% के बराबर इनडायरेक्ट लेबर भी है, उसमें से आधा फिक्स्ड है। तो डायरेक्ट लेबर किधर है? ऊपर टेबल में। तो इन डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्ट लेबर के कितना मिलियन है? नहीं कितने मिलियन? 30 मिलियन, 5 मिलियन। इसके 30% का 50%। अच्छा, इस 5 मिलियन में से 30% इनडायरेक्ट है, यानी इस लाइन का ये मतलब है कि जो ऊपर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है उसमें से 30% इनडायरेक्ट है। वो तो डायरेक्ट ही है, उसके 30% जो अमाउंट आती है उतनी ही अमाउंट इनडायरेक्ट की भी है, और उसमें से आधी फिर फिक्स्ड है 0.75। पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन 0.5 मिलियन, ये भी फिक्स्ड है। अच्छा, मैं एक चीज़ तो सुबह बताना भूल गया, डिसीजन मेकिंग ख़त्म है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है। यानी इसमें अगर आप कहें कि सर इंक्रीमेंटल तो नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल वाली लेनी है, रेलिवेंट वाली नहीं। कोई डिसीजन नहीं हो रहा, बस आपसे कुछ कैलकुलेशंस पूछी हुई है, ये नहीं डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। डेप्रिसिएशन है 0.5। पॉइंट नंबर 4, फ्यूल एंड पावर जो कि टोटल 3 मिलियन है, उसमें से 80% वेरिएबल है। अब ये वर्ड वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब वही लिखा हुआ है, कॉस्ट वुड वेरी इन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, यानी वेरिएबल है। तो बाकी 20% फिक्स्ड है। $3 मिलियन का 20%, 0.6। ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल, यानी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बस यही थे, क्योंकि उसने कहा ऑल रिमेनिंग, तो बस फिर फिक्स्ड यही थे। एडमिन सेलिंग में भी फिक्स्ड होंगे या बस एफओएच वाले ही फिक्स्ड होते हैं? एडमिन सेलिंग भी होंगे, उन पे भी आ जाते हैं। अच्छा, अभी सवाल में तो मुझे चूंकि पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप आदत रख लें कि बेशक हम फिक्स्ड निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाले फिक्स्ड अलग सब टोटल कर लें। अभी तो मुझे पता मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको कैसे पता? तो इसलिए प्रोडक्शन वाले फिक्स को ज़रूर इकट्ठे कर लिया करें। 3.65। चलें आगे चलते हैं। और क्या क्या फिक्स्ड है? पॉइंट नंबर 1, 2 लोग रखेंगे मंथली सैलरी पे और उनको 2% कमीशन भी देंगे। 2% ऑफ सेल्स, तो ये फिक्स्ड है? नहीं, तो इसलिए सिर्फ 25,000 जो है ये फिक्स्ड है। तो सेल्स वालों की सैलरी, ये सारा काम कर रहे हैं हम साल का, तो 25,000 पर मंथ, 2 लोग 12 महीने, 0.6। हायरिंग यानी किराए पे लेंगे एक डिलीवरी वैन, 70,000 पर मंथ, फिक्स्ड वेरिएबल? फिक्स्ड। तो वैन का किराया 70,000 पर मंथ, 0.84। $1.5 मिलियन एडवर्टाइजिंग कैंपेन के देंगे, फिक्स्ड है वेरिएबल है? वेरिएबल है, फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। 1.5 मिलियन है, तो ये कोई पर यूनिट चीज़ तो नहीं है, ये भी फिक्स्ड है। इस पे कोई इतराज़ के? फिक्स्ड फिक्स्ड है ना, 1.5 मिलियन देना है, तो वेरिएबल तो नहीं है। एडवर्टाइजिंग 1 पॉइंट, और कोई फिक्स्ड? बस ख़त्म हो गया सवाल, इसमें और पॉइंट ही कोई नहीं है, तो फिक्स तो और है ही नहीं। फिक्स हो गया टोटल 6.59, तो 6.59 मिलियन ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, और उसको CS से डिवाइड कर दें, 6.59 तक पहुंचे, फिर CS बताता हूं मैं। टोटल फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड पीछे जो किया उसकी अंग्रेजी में कोई एतराज़, कोई कैलकुलेशन में परेशानी है तो बोलिए। इस पूरे सवाल को पढ़ के सवाल की प्लानिंग करना क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सीधा सीधा ब्रेक इवन निकालना है, चीज़ें पूरी करनी है बस।
यहाँ तक ओके? CS रेशो कितनी है? ये धोखा है, ये 40% नहीं है, 38 भी नहीं है। इसको डायरेक्टली एक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको एक रिलेशनशिप की शक्ल में बना के दे रहा हूं, क्योंकि ये ना एक से ज़्यादा दफ़ा टेस्ट हुआ है पॉइंट, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें, फिर रिपीट भी हो सकता है। डायरेक्टली मैं परसेंटेज में कर सकता हूं, लेकिन बहुत लोग इतने आसानी से नहीं इसको हजम कर पाते, इसलिए मैं बस समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि सेल प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये, तो कमीशन कितना देते होंगे? सेल स्टाफ को ना 2% कमीशन देते हैं, तो 2 रुपये देते होंगे कमीशन। एक लाइन छोड़िए मैंने, इसके अलावा और भी वेरिएबल खर्चे होंगे, जिसमें प्रोडक्शन के खर्चे होंगे, और भी हो सकता है कोई वेरिएबल, अदर कह देता हूं मैं उसको। जैसे पिछले सवाल जो पिछली क्लास में किया था अल्टर लिमिटेड वाला, उसमें प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट थी, सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट थी, तो उनको मैं अदर कह देता हूं। ये कमीशन अलग कर लिया मैंने और बाकियों को बस अदर कह देता हूं। जब ये अदर भी लिख लेंगे, इधर एक लाइन छोड़ी मैंने, तो फिर जो आंसर आएगा वो होगी कंट्रीब्यूशन। सारा कुछ जब माइनस कर लेंगे फिर जो आंसर बनेगा वो कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन 40% है, लेकिन किसका 40%? इसका 40% नहीं, 98 का 40%। रिक्वायरमेंट की अंग्रेजी दोबारा पढ़ें। 40% ऑफ सेल्स, कौन सी सेल? कॉमा, नेट ऑफ 2% कमीशन। तो ये 40% इसका नहीं है, इसका है। तो अगर ये 98 रुपए हो तो उसका 40% 39.2। अगर ये 100 रुपए थी प्राइस, तो ये 2 रुपए कमीशन थी, नेट 98 रुपए। इस नेट ऑफ कमीशन का 40% लेंगे तो ये इतना बनेगा, यानी 39.2 रुपए कंट्रीब्यूशन है। और अगर इसको ऐसे कह दूं मैं, तो ये जो परसेंटेज होती है वो सेल प्राइस का ही परसेंटेज होती है। कंट्रीब्यूशन सेल्स प्राइस का परसेंटेज, कमीशन सेल प्राइस का परसेंटेज, तो जिसका परसेंटेज होता है वो 100 है। कमीशन भी 2% ऑफ सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन भी परसेंटेज ऑफ सेल ही होना चाहिए, तो जिसकी परसेंटेज होती है वो 100 होता है, तो ये 100 है। तो अगर ये 100 है तो ये 2 है और ये 39.2 है। यानी सही मानों में कंट्रीब्यूशन CS रेशो क्या है? 40% नहीं, 39.2%। ये बीच वाले भी खाली लग रहा है, ब्रैकेट को पूरा कर दें। इसमें से क्या माइनस करूं किया है? तो सही में CS रेशो ये है, 40 नहीं है। तो 0.392 से डिवाइड कर दें, तो ब्रेक इवन सेल 16.81 मिलियन, ये रुपीज आ गए। ये हो गए ब्रेक इवन सेल अमाउंट में। अब चाहिए ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर ब्रेक इवन सेल रुपए तो निकाल लिए हुए हैं, इसको सेल प्राइस से डिवाइड कर दें। तो सेल प्राइस तो है ही नहीं, है जी, सेल प्राइस तो है ही नहीं। सेल प्राइस नहीं है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज पता है। अगर हमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट पता चल जाए, या चलो वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट पता चल जाए, तो सेल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीपी मार्जिन पता हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल के रुपए पता हो, तो सेल प्राइस तक नहीं पहुंच सकते। तो या तो कंट्रीब्यूशन के रुपए पता चल जाए या वेरिएबल कॉस्ट के रुपए पता चल जाए, तो वहां से सेल प्राइस तक पहुंच जाएंगे। सवाल में कहां पर ऐसा हिंट है जिससे कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जान सकें या वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट जान सकें? ऊपर टेबल में वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है,
और हैं भी वो 1.5 लाख यूनिट्स की, तो पर यूनिट जान सकते हैं हम। ठीक है, शाबाश। देखें, डायरेक्ट मटेरियल होती ही वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है, ऊपर जो टोटल एफओएच दिए हुए हैं फिक्स्ड निकाल दें उनमें से तो बाकी वेरिएबल रह जाएंगे। तो हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख यूनिट्स की, तो पर यूनिट 1.5 लाख से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उससे हम पहुंच सकते हैं सेल प्राइस तक। ये रास्ता था। यहां तक दोबारा सुनिए, ब्रेक इवन निकालनी थी अमाउंट में, सीधा सीधा चल रहे हैं, फिक्स कॉस्ट ढूंढ ली, निकाल ली। सीएस रेशो धोखा था, बस धोखे को ठीक किया है। ये सीएस रेशो, ये तो स्ट्रेट चीज थी। सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, यूनिट्स में अमाउंट निकाल, यूनिट्स की ब्रेक इवन निकालने के लिए सेल प्राइस नहीं दी हुई पर यूनिट। अब उसके लिए हमें सीएस रेशो पता है, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज पता है, तो या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रुपए पता चल जाए या वेरिएबल कॉस्ट के रुपए पता चल जाए, वहां से बना लेंगे सेल प्राइस। तो वेरिएबल के रुपए पता चल रहे हैं क्योंकि ऊपर टोटल कॉस्ट दी है, यूनिट्स दिए हुए, वहां से पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं और फिर वहां से सेल प्राइस तक। डायरेक्ट मटेरियल ये है वेरिएबल ही, ये तो पता है 6 मिलियन। डायरेक्ट लेबर ये डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल ही होती है। और है जी, वो इसके अंदर है, यानी डायरेक्ट लेबर के अंदर इनडायरेक्ट है नहीं, इसके 30% के बराबर इनडायरेक्ट लेबर भी थी। जैसे अगर कहा जाए कि एफओएच लेबर के 50% है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि लेबर के अंदर 50% एफओएच है, वो तो एक रिलेशन बताया है बस। तो ये दोनों तो पक्के वेरिएबल हैं। वेरिएबल एफओएच कितने हैं? वेरिएबल एफओएच वेरिएबल एफओएच इस सवाल में एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट इस चक्कर में पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 2 इनडायरेक्ट लेबर में से आधे फिक्स्ड हैं तो आधे वेरिएबल हैं, पॉइंट नंबर 3 ये तो फिक्स्ड है, पॉइंट नंबर 4 इस फ्यूल में से 80% यानी वो वेरिएबल चुन चुन के निकालना शुरू करेगा, तो बस 2 ही पता है और पता ही नहीं है। देखें, वेरिएबल एफओएच आपके पास सिर्फ पॉइंट 2 और पॉइंट 4 बस पता ही ये 2 हैं, और भी होंगे। कैसे पता और भी होंगे? क्योंकि कह रहे हैं पॉइंट 5 में ऑल रिमेनिंग, तो और भी है वेरिएबल। अब आपको सिर्फ 2 का पता है तो सिर्फ उन 2 को तो इकट्ठा करके वेरिएबल नहीं कह सकते। जब उसने ये कह दिया कि ऑल रिमेनिंग, तो फिर पॉइंट 2 और पॉइंट 4 के अंदर जो हिंट मिल भी रहा है वो छोड़े, हमारे काम का ही नहीं रहा। देखें, वेरिएबल ओवरहेड्स या तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरह ना सारे इंफॉर्मेशन सवाल में हो तो चुन चुन के फिक्स्ड को लाइन कर लिया, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स बस 2 ही तो पता है, एक फ्यूल में से 80% और इनडायरेक्ट में से 50%, बाकी तो नहीं पता। तो वो कह रहा है कि ऑल रिमेनिंग ओवरहेड वेरिएबल है, तो किस में से ऑल रिमेनिंग? टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से बाकी सब वेरिएबल है, किन के अलावा? फिक्स्ड के अलावा। तो बस फिक्स्ड माइनस कर दें, ये वाले के ये वाले, ये वाले, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स में से ये फिक्स्ड हैं, ये नहीं, ये तो एडमिन सेलिंग है, तो ये माइनस कर दें तो बाकी सब वेरिएबल एफओएच हैं। तो टोटल दिए हुए हैं 10.29, इसमें से 3.65 निकाल दें तो बाकी सब वेरिएबल एफओएच हैं 6.64, तो 17.64 मिलियन रुपए ये 1.5 लाख यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहां से अगर हम पर यूनिट निकाल लें 17.64 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 लाख यूनिट्स, 7.6 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई, सेल प्राइस तक कैसे पहुंचे? ये 117.6 रुपए इसमें से क्या है? ये है, क्योंकि कमीशन तो नहीं है इसके अंदर, ये कमीशन के अलावा वाली है ना, तो ये है अदर वेरिएबल कॉस्ट 58.8% है, तो सेल प्राइस क्या होगी? इससे डिवाइड कर दें 117.6 डिवाइडेड बाय 58.8%।
तो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल अमाउंट को डिवाइड कर दें सेल प्राइस पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन के यूनिट्स आ जाएंगे। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अमाउंट निकाली हुई है, बस सेल प्राइस से डिवाइड कर दें तो ब्रेक इवन के यूनिट्स बन जाएंगे। एट 4050 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला निकाल लें। ये 58.8 है तो 39.2 क्या होगा? इससे निकलेगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। ये मैंने शुरू में एक दफ़ा बात की थी कि सीपीपी में जाकर इसकी वजह बताऊंगा। कंट्रीब्यूशन को इसलिए भी कंट्रीब्यूशन कहते हैं कि बिजनेस अगर कुछ भी ना करे तो फिक्स कॉस्ट तो हो ही नहीं है, तो वो चीज़ें बेच के कमा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो चीज़ें बेच के क्या कमा रहा है? कंट्रीब्यूशन कमा रहा है। तो इसलिए इसको कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं कि वो चीज़ें बेच के कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन होती है सेल में से वेरिएबल खर्चे माइनस। हाँ नहीं, सेल प्राइस जो 2% कमीशन माइनस करने के बाद बनेगी उसका 40% कंट्रीब्यूशन है। सेल प्राइस नेट ऑफ 2% कमीशन, यानी ये इसका 40% कंट्रीब्यूशन है। 100 इसको रखना है, नहीं 102 नहीं होगा, वो 102 नहीं होगा, क्योंकि वो जो होगा उसका 2% माइनस करेंगे तो फिर तो इसलिए वो 102 नहीं होगा। किसे करें? हाँ अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने भाई, कैमरे वाले भी सुन लें। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, इसका मैंने पिछली क्लास में एक फार्मूला लिखा था। क्या फार्मूला लिखा था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके अलावा मैंने एक बात बार बार ये भी बोली थी कि अगर आप दोनों सवाल में कैलकुलेट कर रहे हैं और कोई एक कैलकुलेट कर चुके हैं तो चाहे तो दूसरे का प्रॉपर फार्मूला लगा दें, चाहे इसको यूज करके सेल प्राइस के जरिए दूसरे तक पहुंच जाएं। जैसे ये ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट आ गई है, यूनिट्स कितने होंगे? ये सेल प्राइस से डिवाइड कर लें, ये कर लिया। अगर ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, प्रॉपर फार्मूला लगा लेते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली है, तो फिक्स कॉस्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अच्छा, ब्रेक इवन की चलती रहेगी बाद में और प्रैक्टिस, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सवालों में भी फिर बार बार ब्रेक इवन आएगा, लेकिन बस अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन एक फार्मूला है। मुश्किलें क्या होती हैं कि फिक्स कॉस्ट निकालना मुश्किल हो सकता है, कंट्रीब्यूशन यानी इसकी कैलकुलेशन की मुश्किलें हो सकती हैं। ब्रेक इवन यही है, ब्रेक इवन सेल में ही हूं। अब उसमें एक और सब टॉपिक लाता हूं, इसको नोट कर लें तो मैं अगली बात करता हूं।
है जी। अच्छा, इस चैप्टर के सवालों में ना CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, तो हम लोग कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे हैं अभी, ये 2-3 सवाल तो कर लिए, ये एडमिन सेलिंग भी ले रहे हैं, एडमिन सेलिंग भी ले रहे हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है कि नेट कंट्रीब्यूशन? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होती है जिसमें सेल में से हम सिर्फ प्रोडक्शन वाली वेरिएबल माइनस करते हैं, और नेट कंट्रीब्यूशन होती है जब एडमिन सेलिंग वाली वेरिएबल भी माइनस कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं जी। हाँ, मतलब हम नेट कंट्रीब्यूशन ही ले रहे हैं यहाँ पर। कॉस्ट भी यहाँ से मुराद सारी कॉस्ट है। ब्रेक इवन में ही हूँ अभी, उसमें एक सब टॉपिक ला रहा हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचता है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, डिसीजन मेकिंग खत्म हो गई, डिसीजन मेकिंग कसम से खत्म हो गई। ये ब्रेक इवन है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उन सब प्रोडक्ट्स ने मिलके बिजनेस के फिक्स खर्चे पूरे करने हैं या अपना अपना हिस्सा कोई फिक्स कॉस्ट का लेके पूरा करने हैं। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरी बिजनेस की होती है, वो तो वैसे कैलकुलेशन है कि उसको हम प्रोडक्ट्स में बांट लें तो बांट लें, रेंट तो पूरी फैक्ट्री का है। एक एक प्रोडक्ट की आधे आधे कमरे का तो रेंट नहीं है, रेंट तो पूरी फैक्ट्री बिल्डिंग का है। तो फिक्स खर्चे प्रोडक्ट वाइज होते नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती प्रोडक्ट वाइज बांटते थे FOH वाले चैप्टर में, वरना तो वो पूरे बिजनेस के होते हैं। तो अगर एक बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है तो सब ने मिला के ही फिक्स कॉस्ट की तरफ खर्चा पूरा करना है। तो उनमें से कोई भी टीम बस अपने यूनिट्स बेच के आ जाए या सबकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी? तो हर प्रोडक्ट की टीम को अपना अपना ब्रेक इवन बताया जाएगा। प्रोडक्ट ए बेचने वाली टीम को कहेंगे तुम कम से कम इतने यूनिट्स बेचोगे तुम्हारा बिजनेस बचेगा। प्रोडक्ट बी वाली टीम को अलग से टारगेट देंगे, प्रोडक्ट सी वाली टीम को अलग से टारगेट देंगे। तो टारगेट तो तभी सही मिलेगा जब प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रेक इवन पता होगा। लेकिन मसला यह है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो कंबाइन होती है, इसलिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन सेल दो टुकड़ों में कैलकुलेट होगी। पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, फिर उस कंबाइंड ब्रेक इवन को प्रोडक्ट वाइज तोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह दोबारा सुने, ब्रेक इवन सेल होती है जिसने टोटल फिक्स कॉस्ट पूरी कर देनी है, यानी जो बस इतना कमा दे कि टोटल फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, वो ब्रेक इवन सेल है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की है या हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी? पूरे बिजनेस की है। फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की है कंबाइंड, तो ब्रेक इवन सेल भी पूरे बिजनेस की कंबाइंड ही निकल सकती है। तो ठीक है, कंबाइंड निकलेगी, लेकिन हर प्रोडक्ट की सेल टीम अलग है तो उसके टारगेट भी अलग अलग होंगे। तो एक कंबाइंड ब्रेक इवन सेल से काम चलेगा नहीं, इसलिए फिर उस अगले स्टेप में उस कंबाइंड ब्रेक इवन को प्रोडक्ट वाइज तोड़ना पड़ेगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन सेल में दो स्टेप्स में काम होगा। पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकलेगा, फिर वो कंबाइंड ब्रेक इवन प्रोडक्ट्स में टूटेगा। वो अपॉर्चनमेंट भी तो किसी रेशो में ही करनी पड़ती ना, वो भी तो एक हाइपोथेटिकल चीज ही होती। एग्जैक्ट फिर फिक्स्ड ओवरहेड तो हर एक नहीं पता होंगे ना, कुछ तो कॉमन भी होंगे, तो अपॉर्चनमेंट तो फिर भी करनी पड़ती। तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट की अपॉर्चनमेंट करने की बजाय पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकाला जाता है, उसको फिर तोड़ देते हैं प्रोडक्ट वाइज। तो ये जो मैंने बोला है इसकी 2-4 अंग्रेजी में लाइनें लिख देता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट नॉर्मली चूंकि पूरे बिजनेस की एज अ होल होती हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रोडक्ट वाइज हो सकती हैं फिक्स कॉस्ट, चलो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट हो सकती हैं, हेड ऑफिस का रेंट थोड़ी फिर प्रोडक्ट वाइज होगा। तो इसलिए नॉर्मली बिजनेस के खर्चे कई ओवरऑल भी होते हैं।
इसलिए ब्रेक इवन सेल जो कि निकालनी तो हाँ प्रोडक्ट वाइज है, लेकिन 2 स्टेप्स में तोड़ के कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहला काम ये होगा, अच्छा मैं आपको ना अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं ताकि नोट्स पूरे कर लें, समझाऊंगा ये सवाल करते करते। नोट्स पूरे करने के लिए अंग्रेजी सारी लिख के दे रहा हूं। पहले हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स को यूज करके कंबाइंड ब्रेक इवन सेल निकालेंगे। मैं भी लिख स्टेप 1 रहा हूं, स्टेप 2 बताता हूं। कंबाइंड ब्रेक इवन सेल निकाल ली, फिर उसको प्रोडक्ट वाइज कैसे तोड़ेंगे? आधा ए आधा बी, किसी ना किसी हिसाब से, किसी ना किसी प्रोपोर्शन से, किसी ना किसी रेशो से ही बांटना पड़ेगा ना। वो रेशो मैनेजमेंट ने तय करनी है। कंबाइंड ब्रेक इवन निकाल ली, कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आई, जो मैं फार्मूला लिखूंगा, कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आई 1.5 लाख यूनिट्स। अब उसमें ए के कितने होंगे, बी के कितने होंगे? किसी तो साइंस, कोई साइंसी तरीका लगा के उनको बांटना पड़ेगा। कोई ना कोई रेशो होगी जिसमें ए और बी में बांटेंगे। वो रेशो बिजनेस ने खुद डिसाइड करनी है, आपको सवाल वाला बताएगा। यानी सवाल में आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। वैसे तो खैर ना बताया तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक बताया ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने फैसला करना है। तो जब एक चीज मैनेजमेंट ने फैसला करना है तो स्टूडेंट खुद थोड़ी बता सकता है। इसलिए कोई ना कोई रेशो होगी। फिर बता रहा हूं, मैं आपको स्टेप 2 बोल रहा हूं, पहले लिखूंगा स्टेप 1, बोल पहले स्टेप 2 रहा हूं कि एक बार कंबाइंड ब्रेक इवन जब निकल आएगी, फर्ज किया 1.5 लाख यूनिट्स, तो उसको प्रोडक्ट ए बी सी में तोड़ना तो पड़ेगा। तो कितना ए कितना बी, इसके लिए कोई रेशो है जो मैनेजमेंट तय करेगी। वो जो रेशो जो स्टेप 2 में यूज करेंगे, या तो वो रेशो अमाउंट की रेशो होगी, या वो रेशो क्वांटिटी की रेशो होगी। या अमाउंट की रेशो होगी या क्वांटिटी की रेशो होगी। लिखता हूं भी वहां, तीन 5,000 ए बिकता है। अभी ब्रेक इवन कुछ नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं इस कैलकुलेशन से, बाद में आऊंगा वहां। ए बिकता है 80 रुपए का और बी बिकता है 45 रुपए का। अगर 3,000 यूनिट्स बिकें तो टोटल कितने रुपए के बिकेंगे? $240,000। और बी कितने रुपए के बिकेंगे? 225,000। ए और बी के यूनिट्स में आपस में क्या रेशो है? 3:5। क्या दोनों की अमाउंट में भी आपस में यही रेशो बन रही है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राइस डिफरेंट है। अगर ये भी 100 रुपए का एक होता, ये भी 100 रुपए का एक होता, फिर सेल्स रेवेन्यू में भी रेशो वही होती जो सेल के यूनिट्स की रेशो होती है आपस की। तो यूनिट्स की रेशो और सेल्स रेवेन्यू की रेशो दो अलग अलग चीजें होंगी। क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी प्राइस चेंज है। अगर सब प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम हो तो यूनिट्स की रेशो और सेल्स रेवेन्यू की रेशो एक ही होगी। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट ने ये बताना होगा और आपको एग्जामिनर ने बताना होगा कि रेशो किस बेस पे लेनी है। जैसे अगर कहा जा रहा है कि 1:4 की रेशो है, तो ये किस चीज की बात हो रही है? यूनिट्स की बात हो रही है कि रेवेन्यू की बात हो रही है? तो स्टेप 2 में हमने कंबाइंड ब्रेक इवन सेल को जब प्रोडक्ट वाइज बांटना होगा तो किसी रेशो में बांटना होगा ना। तो अब वो रेशो मैनेजमेंट तय करेगी। मैनेजमेंट ने तय कर दी 1:3 की रेशो है। किस चीज की रेशो है ये? यूनिट्स की रेशो है या अमाउंट की रेशो है, या एक ही बात है? अलग बात है ना। बस ये बताना था इस मिसाल से कि ये अलग अलग बात है। ये जरूरी होगा एग्जामिनर को बताना कि अब आपको रेशो जो बता रहा है वो क्वांटिटीज की रेशो बता रहा है कि टोटल अमाउंट की रेशो बता रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। क्यों अलग है? क्योंकि प्राइस डिफरेंट है, इसलिए सवाल वाला बताएगा। अब चूंकि दो अलग अलग चीजें हैं ये, तो मैं स्टेप 1 केस कह दूं 1.1 1.2। इसमें 2 सिनेरियो बनाना है। क्या कहूं? ए और बी कह दूं? चलें ए। 2 सिनेरियो होंगे। इफ एग्रीड रेशो इज फॉर
यूनिट्स। है अगर रेशो जो मैनेजमेंट ने तय करनी है, जो स्टेप 2 में यूज करनी है, अगर वो यूनिट्स की रेशो है तो कंबाइंड ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, और अगर स्टेप 2 में जो रेशो मैनेजमेंट ने यूज करनी है वो अमाउंट में होगी तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। तो कंबाइंड ब्रेक इवन का फार्मूला लिख रहा हूं, इस सिनेरियो में और होगा, दूसरे सिनेरियो में और होगा। इस सिनेरियो में फार्मूला होगा, अच्छा एक बार ना मैं कैलकुलेशन कर दूं, आपको फिगर सामने आ जाए ना, फिर मैं आपको डेराइव भी कर दूंगा कि ऐसा क्यों है, अगर नॉलेज जानना चाहें तो। अभी बस लिख देता हूं फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अरे ये मैं किसका फार्मूला लिख रहा हूं, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाले का फार्मूला लिख रहा हूं। वैसे ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाले का फार्मूला क्या होता है, ये वर्ड दोबारा लिख लें ताकि पक्का हो जाए जी। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालनी है तो फार्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना, वो तो एक प्रोडक्ट था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वेटेड एवरेज क्यों है, इसकी मैं आपको एक सवाल के बाद डेरिवेशन भी कर दूंगा कि क्यों वेटेड एवरेज। नहीं जाननी डेरिवेशन तो बस वैसे ही मान लिया, नहीं फिर भी चलिए बता दूंगा, कोई नहीं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन अगर हो तो पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकलेगा। कंबाइंड ब्रेक इवन से मेरी मुराद ये है कि अगर कंबाइंड ब्रेक इवन सेल 2.5 लाख यूनिट्स निकलती है तो उसका मतलब है कि सारे प्रोडक्ट्स मिला के टोटल 2.5 लाख यूनिट्स बिकेंगे, ये मुराद है कंबाइंड ब्रेक इवन सेल से। तो पहले कंबाइंड ब्रेक इवन निकलेगी। अब इसका कौन सा फार्मूला होगा ये डिपेंड करता है कि वो जो स्टेप 2 में रेशो यूज होनी है वो यूनिट्स के एतबार से रेशो है कि अमाउंट के एतबार से रेशो है। अगर यूनिट्स के एतबार से रेशो है तो ये फार्मूला है, ये मैं सिर्फ ये बता रहा था कि यूनिट्स की रेशो और अमाउंट की रेशो दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर ये कोई काम की बात लगे कहीं कोने नुक्कड़ में इसको लिखना हो तो लिख लें, इस बात को मर्जी है, अगर लिखना हो कहीं अलग से लिखिएगा, इस टॉपिक में बीच में ना मिक्स कर दीजिएगा। इस डेटा से मैंने फिर ये साबित कराना था कि यूनिट्स की रेशो और टोटल रेवेन्यू की रेशो दो अलग अलग चीजें होती हैं क्योंकि प्राइस फर्क होती है। वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता है, समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू। तो इस फार्मूले में ये जो वेटेड एवरेज निकालना होगा उसमें वेट्स यानी डब्ल्यू एक्स क्या होगा, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन वो एक्स है, और डब्ल्यू होगा ये रेशो। कुछ समझ नहीं आई, अभी वैल्यू से बताता हूं। सीपीयू ओके, ये जो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है यानी समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, उसमें इस रेशो को वेट्स के तौर पे यूज करना है। कैसे करना है वो भी कैलकुलेशन से सिखाता हूं।
और बी इफ एग्रीड रेशो इज फॉर सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी अमाउंट ना, रेवेन्यू अमाउंट के लिए यूज होता है, सेल रेवेन्यू मतलब अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो फिर कंबाइंड ब्रेक इवन सेल जो कि निकलेगी ही अमाउंट में। ये भी यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब पहले सिंगल प्रोडक्ट के 2-3 सवाल किए, 3 क्योंकि एक तो मैंने खुद अपने पास से बना के कराया था। अगर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स और अमाउंट दोनों में निकालनी हो तो कोई सी एक निकाल लें और दूसरे तक पहुंच सकते हैं, चाहे तो दूसरे का डायरेक्ट फार्मूला लगा लें। यानी चाहे आप सवाल ब्रेक इवन सेल यूनिट्स का फार्मूला लगा के कर लें, बाद में प्राइस तक पहुंच जाए, अमाउंट तक, चाहे आप ब्रेक इवन अमाउंट का फार्मूला लगा के कर लें, बाद में यूनिट्स तक पहुंच जाए। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इस बात का शदीद ख्याल रखना है कि अगर रेशो यूनिट्स के हिसाब से है तो आप फार्मूला यूनिट्स वाला ही लगाएंगे, वरना गलत कर देंगे। अगर एग्रीड रेशो यूनिट्स के एतबार से दी हुई है तो ब्रेक इवन का फार्मूला भी यूनिट्स वाला ही लगेगा, और अगर रेशो अमाउंट के एतबार से दी हुई है तो फार्मूला अमाउंट वाला ही लगेगा। अमाउंट वाला फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब किसकी सीएस रेशो यूज करेंगे, ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, प्रोडक्ट ए की सीएस और होगी, बी की और होगी, वेटेड एवरेज। हाँ जी, नोटेड अंग्रेजी सवाल लिखें।
प्रोडक्ट वाइज बजटेड सेल्स ए और बी। ए में लिखें 18 लाख रुपए 1.8 मिलियन और बी में लिखें 9 मिलियन। ए की बजटेड सेल्स 18 लाख रुपए हैं और बी की 90 लाख 1.8 मिलियन और 9 मिलियन। 1.8 के साथ ब्रैकेट में लिखें 30 रुपए पर यूनिट, ₹30 पर यूनिट, और 9 मिलियन के साथ ब्रैकेट में लिखें ₹50 पर यूनिट। तो दो प्रोडक्ट्स हैं और ये उन दोनों की बजटेड सेल्स हैं। इसके बाद लिखिए बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर। $420,000 4,20,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का 12 रुपये और बी का 10 रुपये। मुझसे रिक्वायर्ड है ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी, अमाउंट में भी, if management wishes to maintain the ratio of quantities as budgeted। यानी वो जो ऊपर बजटेड सेल्स दी हुई है ना ए और बी की, उनके यूनिट्स की जो आपस की रेशो है, मैनेजमेंट वही रेशो आगे यूनिट्स की कायम रखना चाहती है। मैनेजमेंट विशेस टू मेंटेन द रेशो ऑफ क्वांटिटीज यानी यूनिट्स क्वांटिटीज सेम एज बजटेड है जी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब मैनेजमेंट ने बजट बनाया था जो ऊपर दिया हुआ है, उसमें ए और बी के यूनिट्स की जो आपस की रेशो है, मैनेजमेंट चाहती है कि आइंदा जब भी कभी ए और बी बेचें, इतनी ही रेशो में उनके यूनिट्स बिका करें। ऊपर बजट में जितने यूनिट्स की रेशो नजर आ रही है, मैनेजमेंट का इरादा है आइंदा जब भी कभी भी यूनिट्स बेचेंगे इसी रेशो में ही बेचेंगे। ये या ये तो बेशक सवाल की रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन सेल यूनिट्स हो चाहे ब्रेक इवन सेल अमाउंट हो, फार्मूला यही लगेगा। ये यूनिट्स वाला मैं कर देता हूं, अमाउंट वाला इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कर दूंगा। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, तो W क्या और X क्या? X होता है जिसका एवरेज करना है। किसका एवरेज करना है हमने? यूनिट्स का नहीं एवरेज करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को एवरेज करना है। कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 12 और 10, ये X है। और W क्या लेना है? इनके यूनिट्स की रेशो। तो कहाँ है यूनिट्स की रेशो? अच्छा, अब अगर किसी कमज़ोर दिल इंसान को ये फिक्र पड़े कि रेशो तो मैंने बचपन में वो लेक्चर ही छोड़ दिया था, मुझे तो रेशो निकालनी नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है। रेशो आपने तो निकालनी ही नहीं, आपने तो कैलकुलेटर को बताना है। देखें बजट के यूनिट्स क्या थे भाई? यूनिट्स तो निकाल लेंगे, क्या थे? हैं 60,000 180,000, बस ये रेशो है इनकी। अगर किसी को ये लग रहा है कि रेशो तो मुझे निकालनी नहीं आती, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? भाई ये रेशो है, 60,000 180,000 रेशो है, ना करें सिंप्लीफाई।
बस ये रेशो है। यानी आप वेट यानी रेशो निकालने में अगर परेशान हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आप यही यूनिट्स को ही रेशो कह दें। तो समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू क्या करें हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2,40,000 यूनिट्स। ये W है ना, तो समेशन W इनका टोटल और WX दिस इंटू दिस प्लस क्या बन गया 10.5। बस ये होगी वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस फार्मूले को लगाना ना आ रहा हो किसी को, वेटेड एवरेज का फार्मूला किया मैंने तो कहा कि जिनको रेशो लेने नहीं आती वो ये कर लें, जिनको समझ आ रहा है कि इनकी रेशो 1:3 है वो 1:3 कर लें। जिनको इनकी इजीली रेशो 1:3 पता चल रही है 1:3 यूज कर लें। जिनको नहीं पता चल रही थी उनके लिए मैंने कहा कि आप यूनिट्स ही लिख दें पूरे यहां पर। तो कंबाइंड ब्रेक इवन निकल आया कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स में निकल आई 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10.5 40,000 यूनिट्स। ये हो गए जी कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन यूनिट्स में ये कैसे निकालें जी? 40,000 को इसी रेशो में बांट दें। जिनको 1/4 समझ आता है 1/4 है ना, 1:3। जिनको 1:3 समझ आता है वो 1/4 और 3/4 कर लें, और जिनको नहीं समझ आता 40,000 को इस रेशो में बांटना है। 10,000 यूनिट और 30,000 यूनिट। ये है प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन यूनिट से। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा, फिर उससे कंबाइंड ब्रेक इवन निकलेगी यूनिट्स में। फिर जिसको एज अ वेट यूज किया था उसी रेशो में इसको तोड़ देंगे तो वो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल होगी। और पूछी मैंने, एक तो यूनिट्स की सेल थी, ये यूनिट्स वाले का आंसर हो गया। और प्रोडक्ट वाइज अमाउंट की सेल कैसे निकालें? अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के हैं। रेशो यूनिट्स की है तो ब्रेक इवन का फार्मूला यूनिट्स का ही लगेगा। अब यहां से अमाउंट तक पहुंचना है, कैसे पहुंचो? 10,000 यूनिट्स को 30 से मल्टीप्लाई और 30,000 यूनिट्स को 50 से मल्टीप्लाई। 3 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। ये होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन। यूनिट्स का एक सवाल करा दिया, कल एक अमाउंट का करा दूंगा और पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ब्रेक इवन बस है। क्या हुआ? नहीं सीवीपी नहीं खत्म, ब्रेक इवन नहीं, इतना भी सोखा नहीं था ब्रेक ना। सीवीपी अभी तो सीवीपी रहता है। ठीक है जी, अल्लाह।